जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। इसके अंतर्गत हम आपको कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं द्रव्यमान ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। और मैं वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इस क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो घोल कर पी जाओ इन प्रश्नों को, एक नजर में सब कवर हो जाएगा। ये क्लास मैंने आपके लिए वन लाइनर टाइप में तैयार किया है ताकि कम समय में ज्यादा जानकारी को हासिल किया जा सके। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वो कार्य नामक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए बच्चों, कार्य नामक चैप्टर है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कार्य किसको कहा जाता है। तो देखिए, कार्य किसको कहा जाता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। और कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, और ये कैसी राशि होता है? ये एक अदिश राशि होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। यहां से ये बात क्लियर। अब कार्य का सूत्र देखिए, वर्क बराबर W बराबर वर्क मतलब W बराबर फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन। ठीक है बच्चों। अब लेकिन यहां पर कभी कभी ऊंचाई देकर आपसे कार्य पूछता है। जब ऊंचाई का चर्चा कर दे प्रश्न में, तब आपको कार्य का सूत्र क्या लगाना है? तब आपको कार्य का सूत्र लगाना होता है mgh, जिसमें m हो जाता है वस्तु का द्रव्यमान, g हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, h हो जाता है ऊंचाई। और साथियों, कभी कभी जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण भी दे देता है। तब आपको कार्य बराबर F इंटू डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन। अब यहां पर जो कोण दिया गया उसको cos थीटा के माध्यम से लिख दीजिए। ठीक है, cos थीटा के माध्यम से लिख दीजिए। ये 3 सूत्र मैंने बताया आपको, और ये तीनों ही साथियों कार्य के हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग डाटा के साथ सॉल्व किए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर बच्चों। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए वन लाइनर में तैयार की गई है ये क्लास, ताकि कम समय में ज्यादा अध्ययन सामग्री को अध्ययन किया जा सके। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? साथियों, इनकी दिशा विपरीत है, इसीलिए ये कार्य ऋणात्मक होगा। और ये जो ऋणात्मक है, ये 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको ये बताना होगा। ठीक है बच्चों। और देखिए अगला कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है, यानी कि शून्य कार्य हुआ है। अब देखिए लगे हाथ आपको ये हम बता देते हैं कि शून्य कार्य किन कंडीशन में होता है, कौन कौन सी दशा होती है कि जीरो कार्य का सामना करना पड़ता है। देखिए यहां पर बल का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है W बराबर F, यानी कि बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा। ये वाला मैंने आपको एक बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। अब देखिए किन कंडीशनों में कार्य जो हो जाता है वो जीरो, या तो ये साथियों बल जीरो हो जाए तब कार्य जीरो हो जाएगा, या फिर ये विस्थापन जीरो हो जाए तब कार्य जीरो हो जाएगा, या फिर ये जो cos थीटा है, थीटा मतलब कि कोण जो है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए। इन तीनों दशाओं में कार्य जीरो होता है। या फिर इन तीनों में से कोई एक भी दशा आ गई आपके सामने तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि बल लगाया गया लेकिन गतिशील नहीं हुई, यानी कि उसने कोई गति नहीं की। जब गति नहीं की तो विस्थापन हुआ शून्य, और विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य, या फिर बल शून्य तो कार्य शून्य, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री तो भी कार्य शून्य। ये बात याद रख लीजिए, आपको हमेशा के लिए काम आएगी। इन 3 दशाओं में से कोई भी एक दशा अगर है तो वहां पर कार्य जो होता है वो जीरो होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कहता है कि कार्य एक गुण नहीं है। किसका गुण भैया?
कार्य जो है, कार्य एक गुण नहीं, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। अब कहता है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगर इनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अगर कोण 90 होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, बताया है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस क्रिया में किया गया कार्य शून्य। अब आप कहेंगे सर आपने तो केवल 3 कंडीशन बताई थी, तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां लागू हो रही। देखिए वृत्ताकार पथ हो गया। अब यहां से साथियों कोई वस्तु जो है चलना स्टार्ट किया, इधर की ओर चलना स्टार्ट किया, ये आकर के फिर से यहीं पर पहुंच गया। अब इसका एक चक्कर पूरा हो गया, लेकिन साथियों चक्कर क्या है, विस्थापन शून्य है। विस्थापन का मतलब होता है वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और यहां पर जैसे एक चक्कर पूरा होता है तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम हो जाती, उनके बीच अंतर जीरो का। तो जब विस्थापन जीरो तो भैया कार्य भी जीरो, समझे बच्चों। इसीलिए वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कहता, जब विस्थापन क्या होता है तो कौन सी दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता। जब विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब साथियों क्या होते हैं, मतलब बल जो है, दो बल या विस्थापन दोनों का दिशा विपरीत होगा तो साथियों कार्य ऋणात्मक हो जाता है। ये ऑप्शन में दिया होगा, आपको साथियों टिक करना होगा। कार्य के बारे में कौन सी बात असत्य है, ये साथियों एक अदिश राशि है, मतलब ये एक जो है अदिश राशि होती है, तो इसीलिए यहां पर ये बात गलत हो जाएगा कि एक ये सदिश राशि। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसी में से एक ये रहा होगा कि एक सदिश राशि, यही गलत हो जाता है। ठीक है, जबकि ये एक अदिश राशि, इसीलिए ये सदिश नहीं हो सकती। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि एक ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। ऐसा क्या कारण है कि सड़क पर पत्थर लुढ़काने की अपेक्षा ऊपर उठाना अधिक जो है आसान होता है। मतलब ऊपर उठाने की अपेक्षा साथियों ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना आसान होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, और साथियों लुढ़काने में कोई भी गुरुत्वीय त्वरण का विरोध नहीं होता, और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उस पत्थर को लुढ़काने में सहयोग देता है, जबकि ऊंचाई मतलब ऊपर उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। इसीलिए साथियों लुढ़काने की अपेक्षा उठाना मुश्किल होता है, और साथियों उठाने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। ठीक है, तो साथियों ये किसी ऑप्शन में देगा और आपको टिक करना होगा। अब देखिए क्या कहता, किसी कार्य के खाली स्थान को पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, वो कार्य फलन होता है, इसको कहा जाता है। बच्चों ऑप्शन में कहीं दिया होगा, आपको टिक करना होगा। अब कहता किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए कार्य को यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं, भैया काम ही कहते हैं। काम मतलब वर्क कहते हैं, कार्य भी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसके रूप में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी ऑप्शन में देगा और आपको टिक करना होगा। कहता है एक वस्तु पर, आगे देखिए कहता है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया काम शून्य होता है यदि उसका विस्थापन शून्य हो। अगर विस्थापन शून्य तो काम शून्य, बल शून्य तो काम शून्य, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री तो भी काम शून्य। अब आगे देखिए ये हो गया शून्य कार्य। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन
बल की दिशा में होता है। बल और विस्थापन का दिशा अगर एक ही समान है, मतलब एक ही ओर है, तो किया गया कार्य धनात्मक, अगर इनका दिशा विपरीत तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ये वाला प्रश्न कहता किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं होता वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। आपको हम ये बता ही देते हैं। देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र जो होता है वो वर्क बराबर फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणे विस्थापन इनटू cos थीटा, इनके बीच का कोण। तो देखिए किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बच्चों बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच में कोण पर निर्भर करता है। इन तीन चीजों पर यह कार्य निर्भर करता, बल पर, विस्थापन पर और बल और विस्थापन के बीच कोण पर। ठीक है, ये तीन चीज पर निर्भर करता, इसके अतिरिक्त कोई भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए ये रहा, क्या कहता है, खाली स्थान कार्य कहलाता है। कार्य बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था, बल गुणे विस्थापन कह सकते हैं। अगर कोण का चर्चा होगा तो बल गुणे विस्थापन इनटू cos थीटा हो जाएगा। अगर ऊंचाई का चर्चा होगा तो mgh हो जाएगा। अगर ऊंचाई का चर्चा होगा तो कार्य का सूत्र mgh हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बल गुणे विस्थापन ये उत्तर हो जाएगा आपका। कहता है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, ये कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उसने बल तो लगाया लेकिन उस दीवार को विस्थापित करने में नाकाम रहा। इस तरीके से विस्थापन हो गया शून्य। विस्थापन क्या हो गया बच्चों, विस्थापन हो गया शून्य। अगर विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। ठीक है, देखते हैं आगे। कहता है खाली स्थान ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। या तो विस्थापन ना हो, या तो बल ना हो, या किया गया कार्य 90 हो। तो साथियों इन तीनों कंडीशन में किया गया कार्य शून्य हो। यहां पर किसी ऑप्शन में दिया रहा होगा कि विस्थापन, तो विस्थापन ना होने पर कार्य शून्य हो जाता। आगे देखिए, कहता कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है, उनमें से एक शर्त है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि बल लागू होना चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें होती हैं और एक तो वो होता अलग कि उनके बीच का कोण 90 हो, वो एक अलग शर्त है। अब देखिए क्या कहता है आगे, ये कहता है कि कार्य, ये तो करवा दिया, ये तो अब आगे कहता है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता तो इसको कार्य कहा जाएगा। ये आपसे कहता है कि भैया किसी राशि को बल गुणे बल के दिशा में चली गई दूरी, बल के दिशा में चली गई दूरी को क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा किया गया कार्य, क्योंकि बल और विस्थापन होता है कार्य का सूत्र और दूरी एक प्रकार से विस्थापन का एक भाग होता है। आगे देखिए साथियों, कहता है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब यह भैया वस्तु या पिंड पर ऊर्जा का अनुभव होगा, ऊर्जा वृद्धि का अनुभव। देखिए बच्चों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। जब किसी पिंड के पास ऊर्जा होगी तभी वो पिंड कार्य कर पाएगा। यदि किसी पिंड के पास ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कही जाती है। आगे देखिए, कहता लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य शून्य होगा। वही तीन कंडीशन लागू होगा जो मैंने बताया, बल 0 तो काम 0, विस्थापन 0 तो काम 0 और बल और विस्थापन के बीच कोण 90 तब भी काम 0। इन तीनों में से अगर एक भी आपको कहीं देखने को मिला तो कार्य 0। अब आगे देखिए, कहता है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो भैया वो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है और ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों आगे देखिए साथियों, शक्ति नाम का चैप्टर अब हम देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतने ही प्रश्न में से आएगा। और बात करें इनके न्यूमेरिकल की, तो इनके न्यूमेरिकल हम रोज रात्रि 9 बजे साइंस की क्लास डायरेक्ट किताब से लाइव चलाते हैं, वहां पर ऑलरेडी इनके न्यूमेरिकल करवा चुके हैं।
कार्य चैप्टर के भी, शक्ति चैप्टर के भी और ऊर्जा चैप्टर के भी ये सभी एकदम बेहतरीन तरीके से करवा सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इनके न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अब देखिए शक्ति नामक चैप्टर क्या कहता है। ये शक्ति नामक चैप्टर क्या कहता है, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि शक्ति क्या है। यहां पर देखिए शक्ति ये है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति कितनी तेजी से कार्य कर रहा है ये बताता है हमको कौन, ये बताता है शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति, यानी कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय को कहा जाता है शक्ति। और हमने देखा कि कार्य क्या है, कार्य है बल गुणे विस्थापन, और उसी को अगर समय से भाग दे दिया जाए तो बन जाता है शक्ति। इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक जूल बटे सेकेंड होता है, और जिसको वाट भी कहा जाता है। ये वाट जो है जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पर इसका मात्रक वाट रखा गया है। ठीक है, जूल बटे सेकेंड होता है, और एक वाट बराबर क्या होता है, एक जूल सेकेंड। और इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा हस्तांतरण की उच्च दरों को व्यक्त करने के लिए किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। और एक किलोवाट है भी, केवल किलोवाट, एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलो में 1000 वाट होते हैं। तो देखिए आगे बच्चों, आगे डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं, अभी हम सब क्लियर कर देंगे, जो तीर तुक्का लगाना होगा। देखिए साथियों, कहता है कि कार्य करने की दर शक्ति कही जाती है, और ये पहले ही हम बता चुके हैं, कार्य करने की दर शक्ति कही जाती है। आगे देखिए, यदि कोई कारक टी समय में W काम करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, सूत्र होता है कार्य बटे समय, यही हो जाएगी। ये किसी ऑप्शन में देगा आपको, यही आपको उत्तर चुनकर लगाना होगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है शक्ति बराबर W बटा T में W का अर्थ क्या होता, W का अर्थ वर्क यानी कि कार्य हो जाता, जबकि साथियों T का टाइम यानी कि समय। ठीक है, आगे देखिए, कहता भौतिक मात्रा, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति मापती है, तो शक्ति देखो ये मापती है, कोई व्यक्ति कितनी तेजी से कार्य कर रहा है या कितनी धीमे कार्य कर रहा है, तो ये कौन हमें बताता है, ये बताता है शक्ति। ठीक है बच्चों, ये जो हम लगा रहे हैं टिक, ये किसी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, यही आपको चुनना होगा। देखिए आगे कहता है भौतिक मात्रा का नाम बताएं, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, यहां पर देखिए इसको हम फिर से बताते हैं, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर। देखिए यहां पर बल हो गया, ये हो गया बल, और वेग साथियों क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, वेग का मतलब विस्थापन बटे समय, ये हो गया विस्थापन बटे समय। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन को क्या कहा जाता है साथियों, ये समय लिखा हुआ है। बल गुणे विस्थापन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्य, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कार्य, और नीचे समय है, और कार्य बटे समय किसको कहा जाता है, कार्य बटे समय कहा जाता है शक्ति को, तो वो भौतिक मात्रा शक्ति ही होगी। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक वाट होता, हम पहले भी बता चुके, और जूल बटे सेकेंड भी होता है। अब देखिए आगे ये क्या कहता एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह एक शक्ति का उदाहरण है, और साथियों ये बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं आगे साथियों, देखिए अब देखते हैं, देखिए इसमें से जो पूछा जाता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं शक्ति नामक चैप्टर से, ज्यादातर न्यूमेरिकल, और जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बन सकते थे वो सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की बनी हुई है, बुक सॉल्यूशन करके, क्या बना, आरआरबी ग्रुप डी बुक सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। अब देखिए साथियों, ऊर्जा नामक चैप्टर को अध्ययन करेंगे। ऊर्जा बोले तो एनर्जी किसको कहते हैं, क्या होता है, पहले ही हम बता चुके हैं, क्योंकि कार्य करने की
क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। देखिए हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिए ये कहता साथियों, ये क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगा है ताकि कम समय में ज्यादा जानकारी आपको हासिल करा सके। देखिए ये रहा ऊर्जा, कहता किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ये दो प्रकार की होती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का अध्ययन पहले देखें। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा की बात करें, कहता है किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। और ये साथियों इसको के ई से दर्शाया जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है। जहां पर m होता है द्रव्यमान और v हो जाता है वस्तु का वेग। और उदाहरण के लिए बात करें, गतिमान वायु हो गई, रोड पर चलती हुए वाहन हो गए, और ऊपर से कोई गिरता हुआ पिंड हो गया, चलती हुई साथियों वायु और दौड़ते हुए सड़क पर वाहन, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती। इसको भैया पीई से दर्शाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका सूत्र क्या होता है? पीई बराबर mgh होता है। और mgh ऊंचाई का चर्चा होने पर कार्य को भी कहा जाता है। जहां पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। तो साथियों ये कई रूपों में पाई जा सकती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये कई रूपों में पाई जा सकती। आगे देख लीजिए, प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको लगे हाथ भी बता दें। कहता है ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक, जूल जो है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है तथा व्यावसायिक रूप से ऊर्जा मापन हेतु किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता। और 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट के स्रोत द्वारा 1 घंटों में उपयोग की जाती है। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। ये महत्वपूर्ण साथियों है, ये याद रखिएगा। अब कहता है जो बिजली घरों में खर्चा करी जाती है उसको यूनिट कहा जाता है। और 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा ही होता है। ठीक है बच्चों। और जो विद्युत उत्पादन करी जाती है वो मेगावाट में उत्पादन होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। ठीक है। ये सभी चीज बच्चों अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए ये चीज और कर लीजिए, तब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? कहता है कि ऊर्जा भैया एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऊर्जा का ना तो भैया उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। और ये अचर होती है, ये पहले भी उतना होती है और उपयोग किए जाने के बाद भी उतना होती है, केवल इसका रूप बदल जाता है। और ऊर्जा के विविध रूप हो सकते हैं, ये बहुत रूपों में पाई जा सकती है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, यदि वस्तु गिरेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब यहां पर देखिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। जो साथियों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता। अब ये भी देख लीजिए बच्चों कि ऊर्जा का रूपांतरण एक अत्यधिक प्रकार से हो सकता है, एक से अधिक प्रकार से। जैसे कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन है ये करता है विद्युत बल्ब। और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो और स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा टरबाइन करता है। ये सभी चीज अभी हम आपको बताएंगे प्रश्नों के माध्यम से। जो प्रश्न पूछे गए वो सभी हम आपको पढ़ाएंगे। कहता है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा,
मोटर भैया परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, और उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इंजन परिवर्तन करता है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर परिवर्तन करता है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में ट्रांसमीटर परिवर्तन करता। ये सभी चीजें याद रख लीजिए बच्चों। आगे देखिए, अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो। कहता है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये ऊपर से आ रहे हैं तो इनकी स्थितिज हो जाएगी, ठीक है। अन्यथा अगर इसके अतिरिक्त आपसे कहे कि भैया स्थितिज ऊर्जा, कि कौन बच्चा, स्थितिज ऊर्जा और प्लस इसके अतिरिक्त अगर आपसे कहता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि वो बराबर में हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा बच्चों, वो होगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्थिर तो साथियों केवल ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता, बाकी कहीं भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, कहता है जब आप एक रबर बॉन्ड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। ये साथियों रबर बैंड के एक विशेष स्थिति के कारण इसमें आई है, और जो सी भी ऊर्जा एक किसी विशेष स्थिति के कारण आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि कोई भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कहता कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गैस में होती है। ठोस द्रव गैस में बात करें तो गैसों के कण अधिक तेजी से गति करते हैं, और जो कण जितना तेजी से गति करेगा उसमें उतना ही तेजी से गतिज ऊर्जा होगी, उसमें उतना ही ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भैया गैस में होती है, गैस में। इससे ज्यादा प्लाज्मा में होती है, लेकिन प्लाज्मा अगर ऑप्शन में दिया रहा होता तो वही लगाते। आगे देखिए, कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर लेती है। कोई बच्चों स्प्रिंग है, उसको जबरदस्ती दबा दिया गया है, जब उसको छोड़ा जाएगा तो वो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, किसी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा थी, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऑप्शन डी, जो मतलब जो भी ऑप्शन दिया होगा, डी सी जो भी दिया होगा, ये किसी भी ऑप्शन में दिया रह सकता है, वही आपको लगाना होगा। आगे देखिए साथियों, कहता है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी किसकी किसकी वृद्धि के साथ वृद्धि होती। अगर बच्चों ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। ऊंचाई जितना बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा उतना बढ़ेगा, और ऊंचाई बढ़ने से गतिज ऊर्जा घटता है, ऊंचाई बढ़ने से गतिज ऊर्जा घटता है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। बांध का पानी जो है एक जबरदस्ती एक विशेष अवस्था बनाया गया उसको एकत्रित करके, तो विशेष अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित हुई उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। अब देखिए, कहता एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है, और एक कार उच्च चाल से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त है। बच्चों जिसमें जितना ज्यादा गति होगा उसमें उतना ही ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा, तो कार गति से चल रही तो इसमें गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। और आगे देखिए, कहता ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों क्या कहता, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। मतलब एक दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती, क्योंकि उसकी विशेष स्थिति के कारण यह ऊर्जा उसमें आई है। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों, कहता है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। यह साथियों द्रव्यमान और वेग पर, क्योंकि गतिशील ऊर्जा का जो सूत्र होता है, किनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो 1/2 mv, एम और वेग का स्क्वायर। तो ये किसके ऊपर, ये द्रव्यमान, एम का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब वेग, इन दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर बच्चों, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, क्योंकि इसके सूत्र में यही दो चीज होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, ये रहा क्या कहता है, कहता है कि
किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा वो होती गतिज ऊर्जा। क्योंकि साथियों जो जल आ रहा बहता हुआ वो टरबाइन को घुमा देता है, तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इसीलिए जो जल विद्युत ग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित, वो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। ठीक है, आगे देखिए एक बैटरी जो होता है ये भैया कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये किसी ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको उत्तर लगाना होगा। पवन चक्की यानी कि टरबाइन ये गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देखिए कहता है जिस गतिविधियों में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या किया गया है उसको क्या कहा जाता है, उसको भैया एक पेंडुलम का झूलना। इसमें क्या होता है, इसमें भैया कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये उठा हुआ हथौड़ा एक विशेष अवस्था है और किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें ये ऊर्जा आई है, इसीलिए ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए कहता है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसका संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो यहां पर ये हो जाएगा जो ये साथियों यहां पर कहता है यांत्रिक ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। बिल्कुल सही बात, ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। कहता किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आप पहले अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी में ये आपको बताया था। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब आगे देखिए गतिज ऊर्जा किसके बराबर, तो उसका सूत्र के बराबर होगी। ये साथियों सूत्र किसी ऑप्शन में दिया जाएगा आपको और आपको यही उत्तर लगाना होगा। अब आगे कहता है किसी बंदूक से गोली चलाई गई जाती है तो इसकी संभावित गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। देखिए भैया न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब किसी बंदूक से, इसको हम आपको बता देते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए जब किसी, मान लीजिए ये एक कोई बंदूक है, ठीक है, ये कोई एक बंदूक है, ये मान लीजिए आप, और इससे जब गोली चलाई गई तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, वो कहता है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली तो आगे की ओर बड़ी तेजी से गति करते हुए निकल जाता है, लेकिन इस बंदूक को पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हुई तो बंदूक पीछे की ओर गति करती है। तो साथियों गोली की गति ज्यादा होती, इसीलिए गोली की गतिज ऊर्जा ज्यादा, और बंदूक के पीछे हटने की गति बहुत कम होती, तो इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम। तो भैया इसकी संभावित जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये साथियों गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछता कि बंदूक और गोली दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, तो आपको गोली की बताना था ज्यादा और बंदूक की कम। ठीक है, और ऐसा किस लिए, क्योंकि गोली में गति ज्यादा होती है बंदूक में गति कम, इसीलिए गोली की गतिज ऊर्जा ज्यादा और बंदूक की गतिज ऊर्जा कम। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए ये रहा क्या कहता है, कहता है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो प्रश्न करवा चुके हैं गतिज ऊर्जा ऊपर, अभी यही तो करवाया। अब आगे देखिए कहता एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं, वो भले ही कम ज्यादा हो, कोई गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी, वो भले कम ज्यादा हो लेकिन उसमें दोनों विद्यमान रहती हैं। जब वो आकर के पूरी तरीके से जमीन पर गिर जाएगा तब उसमें कोई भैया वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है जो साथियों अंदर तक घुस जाती है किसी भी लक्ष्य के। आगे देखिए कहता है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। भैया इसमें कोई परिवर्तन ना होता है, इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन ना होता। क्या भैया पिंड की बात किया कि पिंड की ऊर्जा जितनी पहले रही होगी उतना ही बाद को रहेगा, तो पिंड का ऊर्जा कहीं बर्बाद हो सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता
कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना तो नष्ट, तो जितना पिंड में ऊर्जा आ गया उतना उसमें रहेगा, तो बर्बाद ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए, ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती। मैंने क्या कहा था कि ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और ऊंचाई बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा। अब यहां पर गिरावट है यानी कि ऊंचाई घट रहा है, तो ऊंचाई घटने के साथ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा यहां कम होगी, और ऊंचाई घट रही है तो गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से वृद्धि होगा। ठीक है, किसी ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको बता देना है। क्या कहता है, कोई निश्चित ऊंचाई पर गतिमान, गतिमान किसी वस्तु के वेग, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के चारों ओर, सॉरी, किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया गया तो उस वेग की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अब यहां पर आप देखिए कि उसकी ऊंचाई जो है वो निश्चित है, और मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तभी साथियों स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऊंचाई है निश्चित तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वो नियत रहेगी। ठीक है बच्चों, क्या रहेगी, वो नियत रहेगी, कुछ परिवर्तन ना होगा उसमें। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतर होता, तो ऊर्जा, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे मांसपेशियों की जो एनर्जी है यानी कि पेशीय ऊर्जा वो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। यही साथियों होता है कि हमारी पेशीय, मांसपेशियों की ऊर्जा, हमारी ताकत बोले तो उस ताकत जो होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण हम साइकिल को बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि एक विशेष स्थिति के कारण आया। कहता किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो भैया जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा तो उसका भैया निरंतर लगातार गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता रहता है जब तक कि वो आकर पूरी तरीके से जमीन पर नहीं गिर जाता। जब वो जमीन पर गिर जाता पूरी तरीके से तब उसका गतिज ऊर्जा साथियों स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए, कहता बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। जो पानी ऊपर टिका हुआ था बारिश के कारण जल वाष्प बनकर वो उसका साथियों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और वो गति करके नीचे आने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, mgh के बराबर होती है। इसका सूत्र मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये भी बता रखा हूं। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या कहता, कहता एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली टरबाइन, क्या कहता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर बहने वाली टरबाइन घुमा सकता है। बहने वाला पानी जो है टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित क्या होता है, गतिज ऊर्जा निहित होता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा बहुत मात्रा में जब ये गिरता है उस पर टरबाइन पे तो टरबाइन घूमने लगता है जिस कारण विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से गतिज ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए ये रहा, ये सभी प्रश्न साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता रखा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यह पहले ही मैंने बताया कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बड़ा तेजी से गति करते हुए निकल जाता है और बंदूक में पीछे की ओर झटका लगता है। तो बंदूक भैया जो पीछे की ओर झटका लगता है उसकी गति बहुत कम होती, गोली की ज्यादा। तो जिसका गति कम उसमें गतिज ऊर्जा कम, जिसका गति ज्यादा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो यहाँ पर गोली का होगा ज्यादा तो बंदूक का बहुत कम होता है, किससे, गोली की अपेक्षा बहुत कम होता है। यही आपको लगाना होगा, ऑप्शन में दिया जाएगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया है तो यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h
पर तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के बाद वो ऊंचाई के 1/4 भाग पर आ जाती है। तो भैया क्या होगा, पहले वो ऊंचाई पर गई, फिर उसके बाद इसका 1/4 पर, यानी कि भैया नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे आया, क्या हुआ, ऊंचाई का मान घट गया। तो ऊंचाई का मान घटेगा तो भैया स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा। जब ऊंचाई का मान घटता है, ऊंचाई में कमी आती है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी। लेकिन जब ऊंचाई में कमी आता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि आता है, जिस कारण यहां पर देखिए स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि दिखा हुआ है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए, कहता किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान ऊर्जा के इसके रास्ते में, कहता है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, वो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। ये एक बिंदु पर ही नहीं बल्कि ये निरंतर बढ़ती रहती है जब तक वह वस्तु पूरी तरीके से नीचे ना गिर जाए। आगे देखिए, कहता है नदी का बहता हुआ जल, नदी के बहता हुआ जल भैया जो है गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, इसमें बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो होता है गतिज ऊर्जा। जो साथियों गति वायु चलती है, वायु गति करती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और ये साथियों पवन चक्की और साथियों टरबाइन को हवा के माध्यम से घुमा सकते हैं। तो ये साथियों क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को ये भी विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे देखिए ये रहा साथियों, जितने भी इन चैप्टरों से न्यूमेरिकल बने हैं वो सभी मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। कहता है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो भैया 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, किनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², वेग का स्क्वायर, वेग किया गया दुगना तो दुगना का कर देना स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि वस्तु की भैया जो ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी अगर वेग को दुगना किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार की कारों और लुढ़कते हुए पत्थर, उड़ते हुए विमानों से ऊर्जा संबंधित होती, कौन सी, गतिज ऊर्जा संबंधित होती है। ठीक है, ये किसी ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, आपको बताना होगा। कहता निम्न ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, कहता जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा वैज्ञानिकों का सिद्धांत जिम्मेदार होता है, कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार होता है, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ये सिद्धांत साथियों जिम्मेदार होता है। आगे देखिए, कहता कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो कहलाता है वो ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा को। ठीक है, ये पहले भी बता रखे हैं, डिफिनेशन में ही हम आपको ये बता रखे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि हुई तभी तो कार्य धनात्मक हुआ, अगर साथियों कमी आता तो कार्य ऋणात्मक हो जाता। किसी बॉडी यानी कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा संवेग का अनुपात होता है बच्चों, क्या होता है, संवेग का अनुपात होता है। संवेग बराबर होता है कि वेग गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 और द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। बात सही है, दोनों का साथियों क्या होता है, एक प्रकार से अनुपात ही होता। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, यह गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं, आगे देखिए, अब देख लेते हैं द्रव्यमान से बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन फिर भी जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। और इन सभी प्रश्नों को भैया जो है हम क्या बच्चों, सभी प्रश्नों को जो है न्यूमेरिकल्स हैं वो करा रखे हैं ऑलरेडी। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है डिफिनेशन समझ लीजिए। डिफिनेशन, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्थान बदलने पर नहीं बदलती है और उसमें नियत रहती है वो द्रव्यमान कहलाती है, यह स्थान बदलने पर नहीं बदलती है। अब देखिए प्रश्न भैया, प्रश्न देखिए क्या कहता है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है। जड़त्व को भैया कैसे मापा जा सकता है, द्रव्यमान के अनुसार।
जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। ठीक है, आगे देखिए द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। यहां पर कहता किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है और यह स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ठीक है, कहता किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है, ये घनत्व कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान जो होता है अगर इसके नीचे आयतन हो जाए प्रति इकाई आयतन तो ये क्या कहलाता है, ये साथियों घनत्व। ये घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर ही ये होता है। ठीक है, तो घनत्व कहलाता है। कहता त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण सब प्रभावित नहीं करता। कौन? ये साथियों द्रव्यमान नहीं प्रभावित करता। किसी ऑब्जेक्ट का क्या चीज है जो नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, तो द्रव्यमान। और ये पहले चीज हम आपको बता चुके हैं कि द्रव्यमान जो है स्थान बदलने पर नहीं बदलता। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है, जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसमें उतना अधिक जड़त्व होता है। कहता वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सब जगह पर एक समान रहता है। बच्चों क्या रहता है, सब जगहों पर एक समान रहता है। तो साथियों यह जो क्लास है कैसी लगी आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है बच्चों तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर देना है। क्या करना है बच्चों, प्यारा सा एक लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और अगर ये अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आपका दोस्त भी ऐसी क्लास को देख सके और अपना साथियों पढ़ाई जो है तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।